various atomic masses used for elements। अब इसमें देखो फर्स्ट टर्म जो हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं ये है ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास। डिफिनीशन लिखो, ग्राम एटॉमिक मास की डिफिनीशन लिखो। मास ऑफ वन मोल एटम, mass of 1 mole atom of an element, mass of 1 mole atom of an element in gram, mass of 1 mole atom of an element in gram is called gram atomic mass, is called gram atomic mass। Mass of 1 mole atom of an element in gram is called gram atomic mass। आगे लिखो, its unit is gram per mole, its unit is gram per mole, its unit is gram per mole। तो ग्राम एटॉमिक मास की यूनिट होती है ग्राम पर मोल। तो अब जैसे देखो अगर हम कंसीडर कर रहे हैं फॉर एग्जांपल ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, आप बोलोगे इज इक्वल टू 16 ग्राम पर मोल, मतलब 1 मोल ऑक्सीजन एटम का मास 16 ग्राम होगा। इसी तरीके से ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हीलियम अगर कंसीडर करें तो आप बोलोगे 4 ग्राम पर मोल, 4 ग्राम पर मोल। ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सल्फर अगर कंसीडर करें तो आप बोलोगे 32 ग्राम पर मोल। ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम अगर कंसीडर करें तो आप बोलोगे 23 ग्राम पर मोल। तो इस तरीके से ग्राम एटॉमिक मास को डिफाइन करते हैं। ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है? किसी भी एलिमेंट के 1 मोल एटम का जो मास इन ग्राम होता है उसको ग्राम एटॉमिक मास बोलते हैं। ये बात क्लियर हुई सबको? यस सर। यस सर। यस सर। नेक्स्ट टर्म लिखो, रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास। डेफिनेशन लिखो रिलेटिव एटॉमिक मास की। डेफिनेशन लिखो, मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, mass of one atom of an element is heavier, mass of one atom of an element is heavier in comparison to सर एक बार रिपीट कर दो। mass of one atom of an element
is heavier, mass of one atom of an element is heavier in comparison to 1 by 12 part 1 by 12 part of mass of 1 by 12 part of mass of one atom of carbon 12. 1 by 12 part of mass of one atom of carbon 12 is called relative atomic mass. Is called relative atomic mass. Is called relative atomic mass. आगे लिखो, its unit is AMU और simply U. AMU का फुल फॉर्म है एटॉमिक मास यूनिट और U का फुल फॉर्म है यूनिफाइड मास. तो जो रिलेटिव एटॉमिक मास है उसकी यूनिट AMU होती है और U होती है. ठीक है, तो अब देखो रिलेटिव एटॉमिक मास को हम इस तरीके से डिटरमाइन करेंगे. रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट relative atomic mass of an element is equal to mass of one atom of element, mass of one atom of element divided by 1 by 12 times mass of one atom of carbon 12. So relative atomic mass of element is equal to mass of one atom of element divided by 1 by 12 times mass of one atom of carbon 12. इसकी यूनिट जैसा मैंने बताया, इसकी यूनिट होगी AMU और U. इसकी यूनिट होगी AMU और U. कृत, अभय और संगम, यस सर. आप लोगों ने लेट से क्यों ज्वाइन किया? सर एक्चुअली मैं कुछ काम कर रहा था सर, इस चक्कर में लेट हो गया. वेरी गुड. सॉरी सर. मतलब क्लास से ज्यादा जरूरी कोई काम था? अभी तुम्हें पता है मैंने पिछले 5-7 मिनट में क्या क्या डिस्कस कर दिया है? अब इसी पे मैं अभी न्यूमेरिकल कराऊंगा, बस बेटर हो फिर क्लास में. केशव, तुमने क्यों लेट ज्वाइन किया? केशव, यस सर. लेट क्यों ज्वाइन किया बेटा? सर कुछ काम था. अच्छा, अभी तक क्या हुआ है? हाँ? अभी तक क्या कराया है? अभी तो मैंने कुछ नहीं करा है. ठीक है सर. यही है रिलेटेड है. हाँ, बस रिलेटिव एटॉमिक मास ये लिखवा दिया और इससे पहले जो है वो ग्राम एटॉमिक मास, बस यही 2 चीजें कराई हैं, बस सिंपल सी. ठीक है, ये रिलेटिव एटॉमिक मास एक बार समझा. क्यों समझा दूं? तूने मुझे बताया था क्या कि जो है मैं 10 मिनट बाद ज्वाइन करूंगा? ऐसा समझ में नहीं आया अगर ऐसे लिखने लग गया.
बेटा ये सब जो है ना, जो कैजुअल अप्रोच जो है जो आप रख रहे हो ना, आप मेरे से पहले क्लास के बाद बात करोगे आज, ठीक है केशव? हाँ, क्लास के बाद मुझे फोन करना बेटा, तुमसे बात करनी है। अगर आप डिसिप्लिन तरीके से काम नहीं करोगे ना, तो फिर दिक्कत आपको होनी ही होनी है। तो रिलेटिव एटॉमिक मास में मैंने क्या बताया? रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट इज हैवियर इन कंपैरिजन टू 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। ये रिलेटिव एटॉमिक मास होता है। रिलेटिव एटॉमिक मास की यूनिट एएमयू और यू होती है। एएमयू यानी कि एटॉमिक मास यूनिट, और यू यूनिफाइड मास, ठीक है? तो अब यहां पे मैं आपको बता दूं कि 1 AMU और इसी को 1U भी बोलते हैं, इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, ठीक है? 1 AMU is equal to 1.66 multiplied by 10⁻⁻27 किलोग्राम, या आप बोल सकते हो 1.66 multiplied by 10⁻⁻24 ग्राम, ये होता है बेटा, ठीक है? तो एक बात और बता देता हूं आपको, यहां पे जो मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 है, मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12, ये 12 AMU के बराबर होता है। 12 AMU और 12U बोल सकते हो, ठीक है? 12 AMU और 12U के बराबर होता है। तो अब सोचो, एक एटम जो कार्बन 12 का है उसका मास 12 AMU है, तो इस 12 AMU का 1/12 कितना हो जाएगा? 1 AMU हो जाएगा। इसका मतलब ये जो डिनोमिनेटर वाली क्वांटिटी है ये 1 AMU या 1U है। अब बोल रहे हैं कि 1 AMU और 1U के कंपेयर में किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास कितना हैवियर है। तो अब जैसे अगर हम हीलियम की बात करें तो बोलते हैं हीलियम के एक एटम का मास 1 AMU का 4 टाइम्स है, यानी कि हीलियम का रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होगा? 4 AMU या 4U होगा, ठीक है? अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के एक एटम का मास 1 AMU का 16 टाइम्स है, यानी कि ऑक्सीजन का जो रिलेटिव एटॉमिक मास होगा वो 16 AMU या 16U होगा, ठीक है? तो यहां पे अब आप इसको नोट कर लो। फॉर एग्जाम्पल, relative atomic mass of helium is equal to 4 AMU और 4U। इसी तरीके से relative atomic mass of calcium is equal to 20 AMU या 20U होगा। हाँ भाई सात्विक, सात्विक तू कौन से जरूरी काम में बिजी था बेटा? बाकी सब तो बिजी थे, जो है सब लेट से आ रहे हैं, तू भी कहीं ना कहीं किसी जरूरी काम में बिजी रहा होगा। तो हाँ बोलो आयुष। कैल्शियम का सर कैल्शियम का 40 हाँ हाँ हाँ, AMU ना। ठीक 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 ठीक, मैं ये सात्विक विचार में खो गया था ना सर, घर पर नहीं था। अब सोचो इस कोविड पीरियड में ये घर पे नहीं थे, कितना बड़ा गुनाह किया इन्होंने, पहले सोचो। घर पर नहीं था इसलिए भूल गया।
ओके, तू कोविड पीरियड में घर पे नहीं है, कितना बड़ा गुनाह कर रहा है तू। इसमें सारी दुनिया घर पे है। और कौन 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 घर पे नहीं है इस समय? बोलो भाई, सब लोग घर पे ही है ना? यस सर। यस सर। फिर वैसे तो क्लास में। हाँ, घर पे है, घर से क्लास अटेंड कर रहे हैं, इस समय क्लास में है। तो ये समझ में आया बेटा? रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ हीलियम, ध्यान देना वैल्यूज तो वही होंगी जो आपने ग्राम एटॉमिक मास में कंसीडर किया है, सिर्फ यूनिट बदल जाएगी। ग्राम एटॉमिक मास में यूनिट क्या थी? ग्राम पर मोल थी। यहां पे यूनिट बदल जाएगी, उसकी जगह पे एएमयू आ जाएगा। जैसे रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, तो ये क्या बोलोगे? 16 एएमयू। और आपसे बोला जाए ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या बोलोगे? 16 ग्राम पर मोल। ठीक है। अगर आपसे बोला जाए रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ सल्फर, तो आप बोलोगे 32 एएमयू। बट ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सल्फर 32 ग्राम पर 32 ग्राम पर मोल। मतलब ये समझ लेना कि वैल्यू तो वही होगी, सिर्फ यूनिट बदल जाएगी। क्लियर? डिफिनीशन अलग अलग है दोनों की। एक को हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं? बोल रहे किसी भी एलिमेंट के 1 मोल एटम का मास को हम ग्राम एटॉमिक मास बोलते हैं, यूनिट ग्राम पर मोल होती है। और दूसरी तरफ हम बोल रहे हैं कि किसी भी एलिमेंट के 1 एटम का मास कार्बन 12 के 1 एटम के मास का जो 1/12 पार्ट है, उससे कितना हैवियर है, उससे कितना टाइम्स हैवियर है, वो होता है आइसोटोप के केस में कैसे लेंगे? हाँ, क्या बोल रहे हैं? आइसोटोप के केस में तो दो मास आ जाएंगे, तो एवरेज लेंगे। हाँ, ऑब्वियस सी बात है। अभी एक और टर्म को डिफाइन करने जा रहा हूं, अभी तीसरा टर्म भी डिफाइन करने जा रहा हूं। जो तुम बोल रहे हो वो तीसरा टर्म है एटॉमिक मास का। तो ग्राम एटॉमिक मास हो गया, रिलेटिव एटॉमिक मास हो गया। अब आप नोट करो थर्ड टर्म, एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास। और समटाइम्स इसको आइसोटोपिक मास भी बोलते हैं। ठीक है, आप इसको मीन एटॉमिक मास भी बोल सकते हो। तो नोट करो, लिखो एवरेज एटॉमिक मास इज डिटरमाइंड, average atomic mass is determined, average atomic mass is determined by considering, average atomic mass is determined by considering the contribution of, average atomic mass is determined by considering the contribution of all the isotopes, by considering all the isotopes of an element, average atomic mass is determined by considering all the isotopes of an element. Due to this fact, average atomic mass value, due to this fact, average atomic mass value of the element, due to this fact, average atomic mass value of the element is always fractional.
is always fractional. Is always fractional. तो जो एलिमेंट की एवरेज एटॉमिक मास वैल्यू आती है बेटा, ये हमेशा फ्रैक्शनल आती है। ये अक्सर स्कूल एग्जाम में पूछा भी जाता है कि व्हाई एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट इज फ्रैक्शनल। तो जवाब ये है कि एवरेज एटॉमिक मास को डिटरमाइन करने के लिए हम उस एलिमेंट के सारे आइसोटोप का कंट्रीब्यूशन को कंसीडर करते हैं, इसलिए एवरेज एटॉमिक मास वैल्यू एलिमेंट की फ्रैक्शनल आती है। ठीक है, अब जरा देखो एवरेज एटॉमिक मास को हम कैसे निकालते हैं। तो आप नोट करो, लिखो, पैरा चेंज करके लिखो। कंसिडरिंग एन एलिमेंट, considering an element x, considering an element x, आगे लिखो, if this element possess, मान लेते हैं 3 isotopes, if this element possess 3 isotopes as follows, अब देखो वो आइसोटोप्स क्या क्या हैं। वो आइसोटोप्स हैं ZXA1, Z तो इसका एटॉमिक नंबर है और A1 इसका मास नंबर है। पहला आइसोटोप है ZXA1, मास नंबर A1 है। दूसरा आइसोटोप है एटॉमिक नंबर Z एंड मास नंबर A2, ZXA2। और तीसरा आइसोटोप है ZXA3, ठीक है, ZXA3। आगे लिखो, if their isotopic abundance, ABUNDANCE, if their isotopic abundance, that is fraction by mass, observed in nature, if their isotopic abundance, that is fraction by mass, observed in nature is X1, X2 and X3 respectively, X1, X2 and X3 respectively। यानी कि पहले वाले आइसोटोप का जो आइसोटोपिक एबंडेंस है वो X1 है, दूसरे वाले आइसोटोप का आइसोटोपिक एबंडेंस X2 है, तीसरे वाले आइसोटोप का आइसोटोपिक एबंडेंस X3 है। ठीक है, तो X1, X2 और X3 इनके आइसोटोपिक एबंडेंस यानी कि इनके फ्रैक्शन बाय मास। तो आप नोट करो, देन एवरेज एटॉमिक मास, ऑफ एलिमेंट X, is A average is equal to mass number of first isotope multiplied by its fractional abundance plus mass number of second isotope multiplied by its fractional abundance plus mass number of third isotope multiplied by its fractional abundance।
इस तरीके से एवरेज एटॉमिक मास को डिटरमाइन करेंगे। एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू मास नंबर ऑफ फर्स्ट आइसोटोप मल्टीप्लाइड बाय इट्स फ्रैक्शन बाय मास प्लस मास नंबर ऑफ सेकंड आइसोटोप मल्टीप्लाइड बाय इट्स फ्रैक्शन बाय मास प्लस मास नंबर ऑफ थर्ड आइसोटोप मल्टीप्लाइड बाय इट्स फ्रैक्शन बाय मास। तो इस तरीके से एवरेज एटॉमिक मास को डिटरमाइन करेंगे। और यहां पे एक और बात बता दूं, here x1 plus x2 plus x3 is equal to 1. Here x1 plus x2 plus x3 is equal to 1, यानी कि टोटल फ्रैक्शन बाय मास इज इक्वल टू 1। ये होगा। ये बात समझ में आ रही है बेटा सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। फ्रैक्शन एंड बाय मास वाला बता दो सर दोबारा से। हाँ, क्या बोल रहे, फिर से बोलो बेटा। फ्रैक्शन बाय मास सर। अरे फ्रैक्शन बाय मास का मतलब यह है, जैसे मान लो कि जैसे 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, 3 ऑब्जेक्ट्स का टोटल मास अगर एज्यूम करते हैं 10 किलोग्राम है, ठीक है। अब उसमें से एक ऑब्जेक्ट का मास अगर 3 किलोग्राम है तो उसका फ्रैक्शन बाय मास कितना हो जाएगा? उसका फ्रैक्शन बाय मास आप बोलोगे 3/10.3। यस सर। ठीक है, तो यही है फ्रैक्शन बाय मास। तो इस तरीके से हम एवरेज एटॉमिक मास को डिटरमाइन करते हैं। तो अब जरा एक क्वेश्चन लिखो, लिखो बोरॉन possess 2 isotopes. Boron possess 2 isotopes. Boron possess 2 isotopes. Boron possess 2 isotopes. Five boron 10 and 5 boron 11. 5 boron 10 and 5 boron 11. आगे लिखो, if average atomic mass of boron is equal to 10.81. If average atomic mass of boron is 10.81, then determine the isotopic abundance. Then determine the isotopic abundance of both isotopes. Then determine isotopic abundance of both isotopes. बताओ। सर 0.19 और 0.81. 0.19 and 0.81 सही है। तो हम यहाँ पे ऐसा कंसीडर कर सकते हैं, एज्यूम कर लेते हैं भाई इसका आइसोटोपिक अबंडेंस x1 है और इसका आइसोटोपिक अबंडेंस x2 है। तो एक तो ये टोटल फ्रैक्शन बाय मास ये 1 होना चाहिए। तो अननोन कम करने के लिए आप x2 को इन टर्म्स ऑफ x1 लिख सकते हो। तो a एवरेज यानी कि 10.81 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाय x1 प्लस 11 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस x1। x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1, यानी कि x2 इज इक्वल टू 1 माइनस x1। तो ये हमने पुट कर दिया। अब यहां से हम x1 वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो x1 वैल्यू जो है यहां से सॉल्व करके आ जाए, इसको अगर आप कंसिडर करोगे तो याद आएगा 11 माइनस x1 इज इक्वल टू 10.81। तो
x1 is equal to 0.19. x1 is equal to 0.19. This implies x2 is equal to 0.81. तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है. क्लियर है सबको? Yes, Yes, sir. Yes, sir. अब जरा देखो एनसीईआरटी में इस पे बेस्ड क्वेश्चन गिवन है. क्वेश्चन नंबर 1.9. क्वेश्चन नंबर 1.9 ये देखो जरा एनसीईआरटी का. yes, sir. तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि क्लोरीन के दो आइसोटोप गिवन है, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37. इनका परसेंटेज नेचुरल एबंडेंस यानी कि परसेंटेज एबंडेंस गिवन है और अलग अलग आइसोटोप का मोलर मास गिवन है. ठीक है, तो एवरेज एटॉमिक मास आपको निकालना है. ए एवरेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 34.9689 34.9689 multiplied by 75.7. ठीक है, 34.89 multiplied by 75.77 by 100 plus 24.23 multiplied by 36 उल्टा लिख दिया. 24.23 by 100 multiplied by 36.9659 ये हो जाएगा. अब आप इसको सॉल्व कर लो. तो इसको सॉल्व करके, ठीक है, इसको सॉल्व करके एवरेज एटॉमिक मास वैल्यू मिल जाएगी. क्लियर है ना सबको? Yes, sir. Yes, sir. सर इसका 35.5 ही आएगा. क्या आएगा? 35.45. हाँ, इसी के आसपास आना चाहिए वैल्यू. बाकी आप एग्जैक्टली जो है वो कैलकुलेट करके देख लो. ऐसे ही एक क्वेश्चन और भी है 1.32. इसको खुद सॉल्व कर लेना. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1.32. Yes, sir. ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना. तो ये तो बात हो गई जो डिफरेंट एटॉमिक मासेस हैं जिनको हम एलिमेंट्स के लिए कंसीडर करते हैं, उनका डिस्कशन हो गया. अब आप नोट करो वेरियस मॉलिक्यूलर मासेस यूज्ड फॉर कंपाउंड्स. Various molecular masses used for compounds. Various molecular masses used for compounds. इसमें आप फर्स्ट टर्म लिखो. फर्स्ट टर्म एवरेज मॉलिक्यूलर मास. एवरेज मॉलिक्यूलर मास. एवरेज मॉलिक्यूलर मास और मीन मॉलिक्यूलर मास. एक मिनट, पहले ही मैंने ये ले लिया. चलो ले लिया तो कोई बात नहीं, फिर इसी से स्टार्ट कर लेते हैं. एवरेज मॉलिक्यूलर मास तो कैसे डिटरमाइन करेंगे? नोट करो इसका डिटेल. लिखो
this molecular mass term is used, this molecular mass term is used only for gaseous mixture. This molecular mass term is used only for gaseous mixture. This molecular mass term is used only for gaseous mixture whose composition is fixed. Whose composition is fixed. Whose composition is fixed. अब कंपोजिशन फिक्स कब रह सकता है? दो सिचुएशन में रह सकता है, ठीक है, लिख लो. फॉर दैट either gaseous mixture for that either gaseous mixture are non-reacting. For that either gaseous mixture are non-reacting. तो कंपोजिशन फिक्स कब रह सकता है? जब या तो जो गैसियस मिक्सचर के कंपोनेंट्स हैं वो नॉन रिएक्टिंग हो, वो आपस में रिएक्ट न करें. आइदर गैसियस मिक्सचर आर नॉन रिएक्टिंग और दे आर प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम. अब ये इक्विलिब्रियम वाली बात मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था. यस सर. और दे आर प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम. तो दो ही सिचुएशन में जो गैसियस मिक्सचर का कंपोजिशन है वो फिक्स रह सकता है. पहली बात, या तो उस गैसियस मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स हैं वो एक दूसरे से रिएक्ट न करें, उनके बीच में कोई केमिकल रिएक्शन पॉसिबल ना हो, या दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि वो इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट हो, क्योंकि जब इक्विलिब्रियम आता है तो इक्विलिब्रियम आने पे कंपोनेंट्स का कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होता. तो दो ही सिचुएशन में कंपोजिशन फिक्स रह सकता है, ठीक है. और जब एवरेज मॉलिक्यूलर मास की बात आएगी कहीं भी तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि एक तो ये गैसियस मिक्सचर है और दूसरा उस गैसियस मिक्सचर का कंपोजिशन फिक्स है, ठीक है. अगर कोई सॉलिड मिक्सचर या लिक्विड मिक्सचर है तो उसके लिए एवरेज मॉलिक्यूलर मास टर्म डिफाइंड नहीं होता. एवरेज मॉलिक्यूलर मास टर्म सिर्फ गैसियस मिक्सचर के लिए डिफाइंड होता है, वो भी एक ऐसे गैसियस मिक्सचर के लिए जिसका कंपोजिशन फिक्स है. ये बात समझ में आ रही है सबको? यस सर. यस सर. ठीक है. अब जरा देखो, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, इसको नोट मत करना अभी. जैसे नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपाउंड हमने पीछे निकाला था, अभी लिखना नहीं इसको बेटा. नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपाउंड, तो मैंने क्या बताया था इसको? नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपाउंड इज इक्वल टू मास ऑफ कंपाउंड इन ग्राम, mass of compound in gram divided by molecular mass of compound. ये मैंने बताया था. अगर हम इसी रिजल्ट को मिक्सचर के लिए यूज करें तब देखो हमें क्या चेंज करने हैं, ठीक है. अब हम सेम रिजल्ट को मिक्सचर के लिए कंसीडर कर रहे हैं. कंपाउंड जहां है वो हटा दो और कंपाउंड हटा करके वहां पे अब मिक्सचर यूज होगा. तो आप इसको लिखोगे नंबर ऑफ मोल ऑफ मिक्सचर is equal to mass of mixture in gram divided by molecular mass of mixture. लिख सकते हैं ऐसा?
ये लिख सकते हैं। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू मास ऑफ मिक्सचर इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर। तो हमें यहाँ पे निकालना है मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर। मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर को एवरेज मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। ठीक है, अब आप लिखो आगे, कंसिडरिंग अ गैसियस मिक्सचर, considering a gaseous mixture as follows, considering a gaseous mixture as follows। ठीक है, अब मान लो हम यहाँ पे ये 3 गैसेस का मिक्सचर कंसिडर करते हैं, गैस ए, गैस बी एंड गैस सी। इससे हमने एक मिक्सचर प्रिपेयर किया। अब देखो गैस, ये मिक्सचर को फॉर्म करने के लिए अगर हमने गैस ए का, यहाँ पे मैं नंबर ऑफ मोल कंसिडर कर रहा हूं, नंबर ऑफ मोल, तो गैस ए का अगर मान लो Na मोल, गैस बी का Nb मोल, गैस सी का Nc मोल को कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, और इनका जो मॉलिक्यूलर मास है इन गैसेस का अलग अलग, तो मान लो पहली गैस का Ma है, दूसरी गैस का Mb है और तीसरी गैस का Mc है, और मिक्सचर का मॉलिक्यूलर मास हमें निकालना है, M मिक्सचर या M एवरेज, ये निकालना है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे मास को कंसिडर करें या अमाउंट ऑफ गैस, अमाउंट ऑफ गैस, अब देखो अमाउंट ऑफ गैस क्या होगा, आप अगर इसी फॉर्मूला को यूज करो तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास होता है, तो मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इनटू मॉलिक्यूलर मास होगा। ये बात क्लियर है? Yes, sir. Na into Ma. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो आप अमाउंट ऑफ गैस ए कंसिडर करें तो ये क्या हो जाएगा, Na Ma हो जाएगा। ठीक है बेटा, इसी तरीके से अमाउंट ऑफ गैस बी क्या हो जाएगा, NB. Nb Mb, अमाउंट ऑफ गैस सी MC. Mc। ठीक है, और अमाउंट ऑफ गैसियस मिक्सचर अगर हम कंसिडर करें तो वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ मिक्सचर मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर। ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं ना? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, आप जरा देखो, हम यहाँ पे लिख सकते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू मास ऑफ मिक्सचर अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ मिक्सचर। लिख सकते हैं ना? मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर, ये इसको यहां ले जाए और इसको यहां ले आए, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू मास ऑफ मिक्सचर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ मिक्सचर। ये लिख सकते हैं। तो अब देखो, molecular mass of mixture M average is equal to mass of mixture divided by number of mole of mixture।
ये लिख सकते हैं। तो मास ऑफ मिक्सचर हो जाएगा पहले गैस का मास प्लस दूसरे गैस का मास प्लस तीसरे गैस का मास। ये होगा बेटा, ये ठीक है ना? Yes, sir. अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ मिक्सचर। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ मिक्सचर क्या हो जाएगा? पहले गैस का मोल प्लस दूसरे गैस का मोल प्लस तीसरे गैस का मोल। क्लियर? Yes, sir. ठीक है। तो आप देखो, अब हम यहां पे लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज m average is equal to na upon na plus nb plus nc multiplied by ma plus nb upon na plus nb plus nc multiplied by mc plus nc upon na। एमबी नहीं आएगा वहां पे, कहाँ पे? सेकंड वाले में आपने मल्टीप्लाई बाय एमसी लिखा। हाँ, ठीक 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 है। एनसी अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी मल्टीप्लाइड बाय एम सी। ये लिख सकते हैं ना? Yes, sir. Yes, sir. ये सबको समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Sir. अब देखो, इसमें ये जो पहला वाला टर्म है ये क्या है? ये है नंबर ऑफ मोल ऑफ ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल ऑफ ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल। दूसरा वाला टर्म क्या है? नंबर ऑफ मोल ऑफ बी अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल। ये नंबर ऑफ मोल ऑफ सी अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल को मोल फ्रैक्शन बोल सकते हो बेटा। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए yes, लिख sir. सकते हैं ना? Yes, तो ये sir. मोल Yes, sir. फ्रैक्शन ऑफ बी हो जाएगा और ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सी हो जाएगा। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं एम एवरेज, this implies m average is equal to ma multiplied by xa, ये xa मोल फ्रैक्शन ऑफ a प्लस mb multiplied by मोल फ्रैक्शन ऑफ b प्लस mc multiplied by मोल फ्रैक्शन ऑफ c। इस तरीके से एवरेज मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करेंगे फॉर अ गैसियस मिक्सचर। तो ये सर एक बार बताना फ्रैक्शन वाला। अरे एक का मोल अपॉन टोटल मोल, तो ये फ्रैक्शन मोल फ्रैक्शन ऑफ ए नहीं हो जाएगा? ओके सर, ठीक है। जैसे हमने वेट फ्रैक्शन बोला था कि एक का मास अपॉन टोटल मास, वैसे ही एक का मोल अपॉन टोटल मोल को मोल फ्रैक्शन बोलेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक और बात ये भी आपको दिमाग में रखनी है कि टोटल मोल फ्रैक्शन, कोई भी टोटल फ्रैक्शन कुछ भी हो, टोटल फ्रैक्शन हमेशा 1 होता है। टोटल मोल फ्रैक्शन हो या टोटल वेट फ्रैक्शन हो या टोटल वॉल्यूम फ्रैक्शन हो, ये हमेशा 1 होगा बेटा। ये पूरा डेरिवेशन क्लियर हो गया सबको? Yes, sir. Yes, sir. एक एक स्टेप। Yes, sir.
अब अभी इस पे क्वेश्चन बाद में सॉल्व करते हैं। बाकी जो दो मॉलिक्यूलर मास टर्म है उनको भी मैं डिफाइन कर देता हूं, ठीक है। तो नेक्स्ट टर्म लिखो, नोट कर लिया सबने? क्लास पे चलाना बार। सर हो गया। अब आप नेक्स्ट टर्म लिखो। ये तो हो गया एवरेज मॉलिक्यूलर मास का डिटेल। अगला टर्म आप लिखो ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इसकी डिफिनेशन लिखो। मास ऑफ वन मोल मॉलिक्यूल, mass of 1 mole molecule of a compound, mass of 1 mole molecule of a compound in gram, mass of 1 mole molecule of a compound in gram is called gram molecular mass. Mass of 1 mole molecule of a compound in gram is called ग्राम मॉलिक्यूलर मास। आगे लिखो इट्स यूनिट इज ग्राम पर मोल। इट्स यूनिट इज ग्राम पर मोल। अब जैसे देखो ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O, तो आप बोलोगे 18 ग्राम पर मोल। ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2, तो आप बोलोगे 44 ग्राम पर मोल। ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4, आप बोलोगे 98 ग्राम पर मोल। ये समझ में आ रहा है सबको? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो ये तो बात हो गई ग्राम मॉलिक्यूलर मास की। अब आप नोट सर। करो नेक्स्ट टर्म। सर हाँ बोलो। एवरेज की क्या यूनिट होती है? किसकी यूनिट? एवरेज मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास? एवरेज एटॉमिक मास या एवरेज मॉलिक्यूलर मास को अब देखो उसमें भी होता है कि रिलेटिव के टर्म्स में अगर बात करें तो फिर तो AMU हो जाएगी, और अगर ग्राम के टर्म्स में बात करें तो फिर वही वैल्यू ग्राम में हो जाएगी। समझ आया कि नहीं? ओके सर। बस डिफरेंस ये है कि वहां पे हम उस एलिमेंट के सारे आइसोटोप का कंट्रीब्यूशन को कंसीडर करते हुए वैल्यू निकालते हैं। ओके सर। तो ये तो बात हो गई ग्राम मॉलिक्यूलर मास की। अब आप लिखो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास डिफिनीशन लिखो। mass of one molecule of compound, mass of one molecule of compound, mass of one molecule of compound is heavier
mass of one molecule of compound is heavier in comparison to 1/12 part 1/12 part of mass of one atom of carbon 12. 1/12 part of mass of one atom of carbon 12 is called relative molecular mass. Is called relative molecular mass. सर एक बार रिपीट करना. Mass of one molecule of compound. Mass of one molecule of compound is heavier in comparison to 1/12 part of mass of one atom of carbon 12. 1/12 part of mass of one atom of carbon 12 is called relative molecular mass. So relative molecular mass of compound is equal to mass of one molecule of compound divided by 1/12 times mass of one atom of carbon 12. यूनिट ग्राम पर मोल नहीं, AMU और U होगी. ठीक है, इट्स यूनिट इज AMU और U. इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं relative molecular mass of CO2 44 AMU. ठीक है, इसी तरीके से relative molecular mass of H2O 18 AMU. इस तरीके से हम रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास को डिफाइन करेंगे. तो ये दोनों टर्म क्लियर हो गए बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. Yes, sir. अब जरा एक क्वेश्चन लिखो. देखो, if average molecular weight of air is 29, if average molecular weight of air is 29, and in air only nitrogen and oxygen gases are present, and in air only nitrogen and oxygen gases are present, then determine the mole fraction of nitrogen and oxygen in air. Then determine mole fraction of nitrogen and oxygen in air.
सर x1 0.75 और x2 0.25। 0.25 यस सर। सही है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस का मिक्सचर है एयर। नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास 28, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास 32 और एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ एयर 29। इसका मोल फ्रैक्शन अगर x है तो इसका 1 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो 29 इज इक्वल टू 28x प्लस 32 इंटू 1 माइनस एक्स। तो यहां से ये आ गया 32 माइनस 4x इज इक्वल टू 29। तो x इज इक्वल टू 3/4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन हो गया और मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा 1/4। 1/4। इस तरीके से सॉल्व करना। ये क्लियर हो गया सबको? यस सर। यस सर। यस सर। जरा एक और क्वेश्चन लिखो। देखो, मिक्सचर ऑफ गैस एक्स, मिक्सचर ऑफ गैस एक्स मॉलिक्यूलर वेट 16 एंड गैस वाई मॉलिक्यूलर वेट 28। Mixture of gas X molecular weight 16 and gas Y molecular weight 28 is taken in the mole ratio is taken in the mole ratio A is to B is taken in the mole ratio A is to B and it possesses average molecular weight and it possesses average molecular weight and it possesses average molecular weight 20 and it possesses average molecular weight 20। ठीक है, अब देखो आगे बोल रहे हैं what would be the mean molecular weight, what would be the mean molecular weight, what would be the mean molecular weight if the gases are mixed, in the mole ratio B is to A, in the mole ratio B is to A, जब A is to B मोल रेशियो में इनको मिक्स करते हैं तो एवरेज मॉलिक्यूलर मास 20 है। तो बोल रहे हैं कि अगर हम इनको B is to A मोल रेशियो में मिक्स करें तो एवरेज मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, बताओ।
24 is correct answer. 24 is correct answer. Very good. तो यहाँ पे आप इसको ऐसे लिख सकते हो, एम एवरेज अगर पहले केस में कंसिडर करें, एम एवरेज 1, ये है 20 इज इक्वल टू एम एक्स मल्टीप्लाइड बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो ये हो जाएगा ए अपॉन ए प्लस बी प्लस एम वाई इंटू बी अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 20 इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाइड बाई, मान लेते हैं ये है x, ये वैल्यू x है, a अपॉन a प्लस बी प्लस एम वाई 28 इंटू ये b अपॉन a प्लस बी 1 माइनस एक्स हो जाएगा बेटा। ठीक है, ये 1 माइनस एक्स हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करके अगर आप देखो तो ये आ जाएगा 28 माइनस 12x इज इक्वल टू 20। तो x वैल्यू आ गई यहां से सॉल्व करके 8/12 यानी कि 2/3 आ गया x यानी कि a अपॉन a प्लस बी वैल्यू 2/3 आ गया। तो b अपॉन a प्लस बी जो है ये 1/3 हो जाएगा। अब देखो, अब हम m एवरेज 2 निकालना चाहते हैं, तो m एवरेज 2 क्या हो जाएगा, m एवरेज 2 इज इक्वल टू mx मल्टीप्लाइड बाय, अब b इज टू a मोल रेशियो में है तो b अपॉन a प्लस बी हो जाएगा प्लस my इंटू a अपॉन a प्लस बी हो जाएगा। यानी कि ये 16 इंटू 1 माइनस एक्स, तो 16 इंटू 1/3, ये 1/3 होगा प्लस 28 इंटू 2/3, तो ये आ जाएगा 16/3 प्लस 56/3 72/3 72/3 जो है वो 24 आ जाएगा। तो इस तरीके से सॉल्व करना है। आया समझ में सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो अब इसके बाद देखो अगला कॉन्सेप्ट आता है, ये तो मैंने डिफरेंट एटॉमिक मासेस और मॉलिक्यूलर मासेस को कैसे डिफाइन करते हैं उसके बारे में आपको बताया। अब मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहा हूं, एप्लीकेशन ऑफ एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। एप्लीकेशन ऑफ एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। एप्लीकेशन ऑफ एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। अब इसमें फर्स्ट एप्लीकेशन है डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेशनशिप between determination of relationship between vapor density
and molecular mass of the gas. Determination of relationship between vapor density and molecular mass of the gas. ठीक है, तो देखो सबसे पहले बात आती है ये वेपर डेंसिटी क्या होती है, तो आप यहाँ पे नोट करो, लिखो वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी इज अ रिलेटिव डेंसिटी टर्म, वेपर डेंसिटी इज अ रिलेटिव डेंसिटी टर्म, vapor density is a relative density term. आगे लिखो, and following two relative density term, and following two relative density term, and following two relative density term are defined, are defined. Vapor density is a relative density term. Vapor density is a relative density term, and following two relative density term, and following two relative density term, and following two relative density term are defined, and following two relative density term are defined for various kind of substances, for various kind of substances. अब देखो कौन कौन से रिलेटिव डेंसिटी टर्म है जिनको हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं। अब डिफाइन तो मैं इनको कल की क्लास में करूंगा। नंबर वन स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी एक रिलेटिव डेंसिटी टर्म ये है, और दूसरा है वेपर डेंसिटी। तो ये दो रिलेटिव डेंसिटी टर्म है जिनको हम अलग अलग टाइप के सब्सटेंसेस के लिए कंसीडर करते हैं। तो अब इनको मैं कल की क्लास में डिफाइन करूंगा, क्या होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी, क्या होती है वेपर डेंसिटी, और फिर उसके बाद कल की क्लास में ही हम इसका डेरिवेशन भी देखेंगे कि वेपर डेंसिटी और मॉलिक्यूलर मास के बीच में क्या रिलेशनशिप हम डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, तब ये सारा डिस्कशन बेटा कल की क्लास में होगा। ओके, Good afternoon, sir. Thank you, sir. Good afternoon, sir. Thank you, sir. Afternoon. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून।